नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो हमें टीजीटी पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता की जो परमानेंट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, उस रिक्रूटमेंट से संबंधित आज हम आरक्षण संबंधित नियमों की बात करेंगे। किन अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलेगा, किन अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो आपने टोटल सीट्स देखी होंगी, चाहे हम पीजीटी की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे हम किसी भी विषय की बात करें, तो जो आरक्षित वर्ग में जो अभ्यर्थी आते हैं, क्या केवल उनके लिए उतनी ही सीट्स हैं या फिर उनके लिए ज़्यादा सीट्स हैं। तो इस टॉपिक पर भी दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट से संबंधित A to Z में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका हूं। चाहे हम सिलेबस की बात करें, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, चाहे एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उनके लिंक मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे तो दोस्तों आप इस रिक्रूटमेंट में आवेदन करने में कोई भी गलती करेंगे, फिर आपको भविष्य में कोई भी समस्या देखने को मिले, इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो दोस्तों कोई ये बहुत बड़ा टॉपिक ही नहीं है, इसलिए वीडियो जो हमारी होगी वो भी छोटी होगी। तो आरक्षित वर्ग का लाभ केवल वही अभ्यर्थी उठा सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। आरक्षित वर्ग का वही लाभ उठा पाएंगे जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब चाहे हम किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं, SC, ST, OBC, EWS या फिर भूतपूर्व सैनिक या फिर विकलांग, ठीक है, किसी भी तरह की रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तभी आपको उस रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें ये नहीं है कि जो अदर स्टेट वाले लोग इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, जो कैटेगरी से हैं वो बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उन्हें माना जाएगा वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी आप केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, किसी भी आप राज्य के निवासी हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए, चाहे हम SC, ST, OBC की बात करते हैं, तो इसमें जिस भी विषय के लिए जितनी भी सीट्स निर्धारित की गई हैं, तो क्या उससे ज़्यादा भी सीट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। दोस्तों मैं केवल आपको इधर एक ही विषय और एक ही कैटेगरी का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस कैटेगरी को और किस विषय का आपको एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, मैं इधर TGT की गणित विषय का आपको एग्जाम्पल देके बताऊँगा। ठीक है, बाकी चाहे हम पीजीटी की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे किसी भी विषय की बात करें, जितने भी विषयों पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिले, उनमें सभी में जो मैं आपको नियम बताऊंगा, ये समान के समान नियम आपको देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम्पल में इधर गणित का लेके चल रहा हूँ। अब गणित में देखते हैं दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो है 1050 और ST की सीट है आपकी 4। अब इधर गणित विषय में ST की 4 सीट दी गई है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ST वालों के लिए 4 ही सीट है। अगर ST का कोई कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लेके आता है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, और अगर उसके मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जितने हो जाते हैं, तो दोस्तों उसे ST की सीट नहीं दी जाएगी, यहाँ उसे दी जाएगी जनरल कैटेगरी की सीट। ठीक है, ऐसी ही दोस्तों सेम SC में भी है। SC की गणित विषय के लिए 219 सीट इधर निर्धारित की गई हैं। अगर SC कैटेगरी का कोई कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स ले आता है और वो जनरल कैटेगरी में फाइट करता है, मतलब कि मार्क्स उसके इतने हैं कि जितने जनरल कैंडिडेट को लाने हैं, तो उस SC कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसे 219 में से सीट ना दे जाके 1050 जो जनरल कैटेगरी की सीट है उसमें से दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो गणित विषय में जब हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो इसकी 4 सीट ना होकर के इसकी है 1054। वो कैसे दोस्तों, 1050 सीट किसकी हो गई, जनरल कैटेगरी की, और 4 सीट हो गई ST कैटेगरी का। अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 1054। ठीक है, तो इस तरह से आप मान के चल सकते हैं गणित विषय में ST की सीट है हमारी 1054। जब दूसरी तरफ SC की बात करते हैं तो SC की 219 सीट है और जनरल कैटेगरी की 1050 सीट। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो SC कैटेगरी के लिए गणित विषय की सीट बन जाएगी आपकी 1269। ठीक है, SC कैटेगरी की अपनी सीट हो गई, बाकी जनरल वाली भी सीट भी किसकी होती है, इन कैटेगरी वालों की होती है। OBC में भी दोस्तों सेम है, OBC का भी जो जनरल कैटेगरी के वो भी सेम चलेगा। SC का मैंने आपको बता दिया, ST का मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इधर एक और बात है,
अब जो एससी कैटेगरी का बंदा है ना, वो एससी कैटेगरी में फाइट करेगा, ठीक है। अगर उसके मार्क्स कैटेगरी जितने आए, वो 219 सीट है तो 219 सीट्स में ही फाइट करेगा। अगर एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसके मार्क्स एसटी कैटेगरी की जितनी मेरिट गई है उसके अकॉर्डिंग आए हैं, या फिर जितने भी वो स्कोर करेगा, तो दोस्तों वो 4 सीट में ही फाइट करेगा। लेकिन अगर उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो तब वो जनरल कैटेगरी में जो उसको सीट मिलेगी, जब उसकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के दौरान जो उसे सीट दी जाएगी उसमें से दी जाएगी 1050 में से। बाकी अगर उसके मार्क्स कम आते हैं, मतलब जितने भी एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी की मेरिट जाती है उसके हिसाब से उसके मार्क्स आते हैं, तो दोस्तों फिर उसे यहीं से सीट दी जाएगी। एसटी कैंडिडेट को 4 में से सीट मिलेगी, एससी कैंडिडेट को 219 में से सीट मिलेगी। अब इसमें दोस्तों एक थोड़ा सा छोटा सा अलग नियम और होता है। अब दोबारा मैं दोस्तों आपको गणित विषय में एससी एसटी का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अब मानकर चलो जो एसटी कैटेगरी की हमारी 4 सीट बताई हैं गणित विषय में, अगर एसटी कैटेगरी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने एग्जाम को क्वालिफाई किया, 3 ही कैंडिडेट ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो एक इधर सीट बच जाएगी। वो एक सीट दोस्तों किसे मिलेगी? वो ना ही जनरल को मिलेगी ना ही ओबीसी को मिलेगी, वो एक सीट मिल जाएगी एससी को। सेम एससी कैटेगरी में ये सिचुएशन है, 219 सीट है, मानकर चलो 200 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई कर दिया, 219 अभ्यर्थी बच जाते हैं, तो बची हुई 19 सीटें वो खराब नहीं जाएंगी, वो मिल जाएगी एसटी कैंडिडेट के अभ्यर्थियों को, ठीक है। अगर मान के चलो दोनों ही कैंडिडेट अगर नहीं क्वालिफाई करते, ना ही एससी, मतलब 200 बच्चों ने एससी में क्वालिफाई करा, 19 सीट इसकी बच गई, और एसटी की जब हम बात करते हैं 3 बच्चों ने क्वालिफाई करा, 1 सीट बच गई, तो दोस्तों अगर ना ही एससी कैटेगरी में हमें कैंडिडेट मिल पा रहे ना एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट मिल पा रहे, तो दोस्तों ये सीट खाली चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये सीट दोस्तों ना ही ओबीसी में जाएगी ना ही जनरल में जाएगी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को मिल जाते हैं सीट। ओबीसी की भी दोस्तों जो सीट है, ओबीसी की अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो मान के चलो 549 सीट है गणित विषय में और 500 ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 49 सीट रह जाती हैं, तो ओबीसी की सीट एससी और एसटी में बांट दी जाएंगी, ठीक है। और एसटी की सीट एससी में बांट दी जाएगी, एससी की सीट एसटी में बांट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इनकी सीट ओबीसी और जनरल में नहीं जाएगी, लेकिन जनरल वाली और ओबीसी वाली सीट एससी एसटी में चली जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर भविष्य में एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे एसकासियन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित ही सारी वीडियोज़ होती हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।